हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने रिसर्च के आधार पर 3 लॉ बताए हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर हम इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। थर्ड लॉ इन्होंने बताया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीन लॉ जो मैंने बताए हैं आपको, सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पहले जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उसी के कुछ वर्ड्स इसमें यूज़ में लेंगे, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारे जो प्लांट आएंगे इनकी पूरी डिफाइन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंडल ने जो ये लॉ पोस्टुलेट करे हैं, इस पर उन्होंने मटर के पादप पर ही, अर्थात पाइसम सटाइवम जिसका बॉटनिकल नेम है, या फिर गार्डन पी पर ही रिसर्च करा है। और रिसर्च के बाद में ही विच आर नॉन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर 3 टाइप्स: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने जो लिया है या इन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के रिजल्ट निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग ये मैं बताना चाहूँगी कि इसने 2 टाइप ऑफ प्लांट लिए हैं। दोनों प्लांट होमोजाइगस लिए हैं और दोनों के ही करेक्टर जो हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग हुए हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब इसमें इन्होंने ये लिया है कि एक प्लांट जो एक होमोजाइगस प्लांट टाल लिया है और एक ड्वार्फ लिया है। ओके, तो ड्वार्फ और टॉल प्लांट के अंदर इन्होंने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। और हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को इन्होंने FNPD के रूप में शो किया है। तो देखिए, पहले हम डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ उसका थोड़ा सा हम डिस्कस या उसको डिफाइन के रूप में लिख लेते हैं कि यह जो लॉ बना है, दिस लॉ वाज based on the result of monohybrid क्रॉस। अब हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस is done between 2 contrasting homozygous plant, then the character which is expressed in F1 generation is known as dominance। तो अब हम इसको डिस्कस कैसे करेंगे। पहले तो हमने ये पता लगाया कि यह जो लॉ है वो किस बेस पर इन्होंने रिजल्ट निकाला और उसे डोमिनेंस लॉ का नाम दिया है। तो इसके बीच में उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग क्रॉसिंग करवाया है और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है और उसमें एक टॉल और एक ड्वार्फ ये प्लांट लिए हैं। तो रिजल्ट ये बताता है कि F1 जनरेशन के अंदर या F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर शो हो जाता है, जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, वो डोमिनेंट करेक्टर कहलाता है। और जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है वह करेक्टर रिसेसिव करेक्टर कहलाता है। और यही फर्स्ट लॉ मेंडल ने बताया है। तो
तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से उसके बाद मैं आपको इसकी डिफाइन पूरी लिखूंगी। तो एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि उसने 2 प्लांट लिए हैं और दोनों ही होमोजाइगस हैं। कितने लिए? 2 प्लांट्स। और 2 प्लांट्स जो लिए हैं, कैरेक्टर अलग है लेकिन प्लांट क्या है? होमोजाइगस। अब 2 प्लांट में जो कैरेक्टर लिए, एक टॉल लिया है और दूसरा इन्होंने कौन सा लिया है? ड्वार्फ लिया है। ओके, अब इनमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसके जो जनरेशन देखेंगे F1 जनरेशन, उसमें जो शो होगा वो डोमिनेंट करेक्टर हो जाएगा और जो करेक्टर शो नहीं हो पाएगा या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव करेक्टर हो जाएगा। तो अब हम इसको शो करने के लिए टॉल को कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से लिखते हैं। अब हम लॉन्ग प्लांट जिसको हमने शो किया है, प्रेजेंट क्या है? कैपिटल टी से, और ड्वार्फ प्लांट जिसको शो किया हमने स्मॉल टी से। अब हमने इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया है तो रिजल्ट ये निकलता है और ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन गैमीट हमने बना लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस हुआ है वो F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो हुआ है वह करेक्टर लॉन्ग प्लांट वाला या लॉन्ग करेक्टर शो हुआ है। तो लॉन्ग करेक्टर शो होने के कारण हम इसे डोमिनेंट कहेंगे और ड्वार्फ करेक्टर शो नहीं होने के कारण उसे हम रिसेसिव करेक्टर कहेंगे। तो अब हम एक डिफाइन के रूप में इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन between 2 contrasting homozygous plant then the character which is expressed in F1 generation is known as dominant character and is not expressed in F1 generation is known as recessive characters. ओके, डन। तो पहला जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि वह करेक्टर जो प्रथम पीढ़ी के अंदर शो हो जाता है
और दूसरा जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट पीढ़ी या F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि जब टू कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस प्लांट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है तो उससे बनने वाले जो प्लांट है वो F1 पीढ़ी वाले प्लांट कहलाते हैं, और F1 पीढ़ी के अंदर जो प्लांट का कैरेक्टर शो हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, वह डोमिनेंट कहलाता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वह रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। जैसे जिसने एक्सप्रेस किया वो टाल है और लॉन्ग प्लांट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका वो ड्वार्फ प्लांट है। अब यह वाला जो कैरेक्टर है वो कौन सी पीढ़ी में, नेक्स्ट जो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में पढ़ेंगे, तो ये वाला जो कैरेक्टर है वहाँ वो अपने आप सेपरेट किसी और गैमेट्स को मिक्सअप नहीं करते हुए सेपरेटली शो करेगा, और जो फर्स्ट पीढ़ी F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाया वो F2 जनरेशन में शो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम लेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है हमारा सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब जो भी गैमेट्स बनेंगे वो प्योर होंगे, उसमें किसी और या अन्य गैमेट्स का कोई मिक्सअप नहीं होगा। इसको मैं समझाने से पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ कि इसमें जो अब हमने प्लांट लिए थे F1 में होमोजाइगस प्लांट, उस होमोजाइगस प्लांट के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ था वी ऑब्टेन हेट्रोजाइगस प्लांट 100%। तो हेट्रोजाइगस प्लांट से ही हमने क्या बनाया था कि गैमेट्स बनाए, और उन गैमेट्स के अंदर ही हमने वापस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो इस F2 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट मिले हैं आपको 100% प्योरिटी में, उसमें जो प्योर प्लांट मिले हैं 1:2:1 के रेशो में, एक प्लांट हमें होमोजाइगस, 2 प्लांट हमें हेट्रोजाइगस, और तीसरा प्लांट जो प्राप्त हुआ है हमें वो हमें होगा होमोजाइगस ही। लेकिन जो F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को शो नहीं कर पाया था वह F2 जनरेशन में अपने आप को प्योरली शो कर पाता है, वो है ड्वार्फ प्लांट। तो देखिए हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। इस लॉ का जो बेस्ट रिजल्ट है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही है। तो इस अकॉर्डिंग टू लॉ से हम ये देखते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिड प्लांट हमें यानी हेट्रोजाइगस प्लांट मिला था उसमें जो एलील बनाएंगे हम वो सेपरेटली एक दूसरे को किसी तरह से मिक्सअप करते हुए सेपरेटली अलग अलग हो जाएंगे। इट इज़ नॉन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच गैमेट्स कंटेन्स ओनली वन एलील फ्रॉम वन कैरेक्टर, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की जो हम डिफाइन देंगे वो इस तरह से है कि इट इज़ नॉन एज law of segregation each gamete contain only one allele for one character. So it is also known as law of purity of gametes. इसको हम एक चेकरबोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन से पहले भी मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें जो हमें हेट्रोजाइगस प्लांट प्राप्त हुआ था F1 जनरेशन में, उस हेट्रोजाइगस प्लांट का ही वापस से हम क्रॉस करवाते हैं गैमेट्स बना के, तो हमें जो एलील मिलेंगे
और उसमें क्या होगा कि वो बिना किसी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हुए अपने करेक्टर के साथ में सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि इसमें हमने F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था उस प्लांट से ही हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। F1 पीढ़ी का प्लांट हमारे पास था, हेट्रोजाइगस प्लांट मिला था हमें, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हाइब्रिड प्लांट ये हमें मिला था ये F1 जनरेशन में, ठीक है। और इसे हम हाइब्रिड प्लांट या फिर हेट्रोजाइगस प्लांट भी कह सकते हैं। प्लांट हमने होमोजाइगस लिए थे, लेकिन जो रिजल्ट F1 जनरेशन में मिला था वो 100% रिजल्ट हमारा क्या था, हेट्रोजाइगस प्लांट था या फिर हाइब्रिड प्लांट्स थे। ये हेट्रोजाइगस प्लांट, ठीक है। अब इसी हेट्रोजाइगस प्लांट्स में वापस हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करवाएंगे, तो इसके जो गैमेट मिलेंगे हमें, इसको हम फीमेल और मेल के नाम से भी लिख सकते हैं, या फिर मेल और फीमेल के नाम से शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, तो एक चेकर बोर्ड से मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया हमारा मेल और ये हो गया हमारा फीमेल। ये हमने बना ली गैमेट्स। अब क्रॉस करवाएंगे। अब आप इसमें देखिए, ये वाला जो गैमेट, ये वाला जो प्लांट प्राप्त हुआ है हमें, या जो ऑप्टेन हमने प्लांट्स के, उसमें एक प्लांट हमको लॉन्ग, दो प्लांट हमको कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड, और एक प्लांट हमें कंप्लीटली ड्वार्फ प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो रेशो बनता है वो 1:2:1। इसमें हमें ये 1 जो प्लांट मिला है प्योर लॉन्ग, दूसरा 2 प्लांट जो हमें मिले हैं वो हाइब्रिड मिले हैं, और एक प्लांट जो हमें मिला है ड्वार्फ प्लांट मिला है। और ये भी क्या है, ये प्योर है, ये भी प्योर है। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये 2 प्लांट जो हमें मिले हैं वो हेट्रोजाइगस है। लेकिन करेक्टर शो लॉन्ग का ही हो रहा है, इसलिए इस रेशो को हम इस तरह से 3:1 का रेशो भी लिख सकते हैं। तो हम जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 रेशो में से बांट सकते हैं। तो फिनोटाइप होगा थ्री टॉल एंड 1 ड्वार्फ। ओके, और जीनोटाइप जो रेशो है हमारा, उसमें होगा 1:2:1, यानी होमोजाइगस, ये हेट्रो और ये होमो। तो हम इसे लिखेंगे कि 1 प्लांट 1:2:1 का रेशो, ये जीनोटाइपिक हो गया और ये फिनोटाइपिक हो गया। ये हमारे दोनों रूल्स खत्म हो जाते हैं। नंबर 1 रूल्स जो हमने पढ़ा था, डोमिनेंस रूल्स, वह रूल्स हमें ये दर्शाता है या यह बताता है कि जो डोमिनेंट प्लांट है
वह F1 जनरेशन में क्या हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वह प्लांट रिसेसिव प्लांट कहलाता है, या वह करेक्टर रिसेसिव करेक्टर कहलाता है। और वह प्लांट जैसे ड्वार्फ वाला जो प्लांट था वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था, अपने करेक्टर को शो नहीं कर पा रहा था F1 जनरेशन में, लेकिन वही करेक्टर F2 जनरेशन में प्योरली शो हो जाता है। और इस तरह से जो करेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं होता है वह करेक्टर F2 जनरेशन में शो हो जाता है। इसके बाद हम तीसरा लॉ लेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, हम जो करेक्टर लेंगे वो ज़्यादा लेंगे। इसमें जैसे हमने 2 करेक्टर ही लिए थे, अब उस करेक्टर में हम जो लेंगे वो मोर देन यानी 2 मोर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लेंगे, और मोर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बाद में हमें जो रेशो मिलेगा वो रेशो क्या होगा, किस अनुपात में होगा, और क्या वो करेक्टर एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे या हमें सेपरेटली प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ 3 तीसरा पढ़ूंगी, जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ हम पढ़ेंगे।